हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस क्लास में लाइट चैप्टर के एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। हर एक कंसेप्ट से हम लोगों ने इसमें भाई क्वेश्चन डाला है, तो जो आपकी पूरी की पूरी थ्योरी है उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फटाफट से एक बार आप क्लास ज्वाइन करें, उसके बाद हम आज का चैप्टर पढ़ेंगे भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को भाई। एक बार आप मुझे फटाफट से रिस्पॉन्स दे, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर आ रही है? उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी पेन आपको साथ में लेके बैठना है भाई। तो यानी कि जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले दिखाई देगा वो सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद फिर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन इसमें देखनी है भाई। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट भाई। चलिए, बाकी के जो भी आपके छोटे छोटे डाउट हैं भाई, वो मैं आपको क्लास के लास्ट में ले लूंगा। अभी हम लोग फोकस करेंगे कि जो भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी है, क्या हम लोग उसको क्या भाई क्वेश्चन फॉर्मेट में उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है भाई, उस क्वेश्चन को पढ़ें और फिर अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो ये बताइए भाई इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है भाई। उसी के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं भाई कि एटलीस्ट आपकी दोनों चीजें यहां पे मैचिंग करे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है स्क्रीन पे। टू मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन द मिरर। तो यानी कि यहां पे भाई आपको दो मिरर दे रखे हैं, ठीक है, और ये दोनों के जो दोनों मिरर हैं वो 50 डिग्री के एंगल पे यहां पे क्या है भाई, इंक्लाइंड है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग इसके बीच में प्लेस करते हैं तो आपको यहां पे बताना है नंबर ऑफ इमेजेस हमारी यहां पे कितनी रहेगी भाई। जो जनरली हमारा अगर ऐसा कोई केस मिलेगा तो वो आपको एसिमेट्रिकल केस वाला ही लेके चलना है भाई। तो क्या फॉर्मूला है भाई जो हम लोगों ने पढ़ा है, अगर दो हमारे मिरर है, अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पे अगर जुड़े हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी यहां पे कितनी बनेगी भाई, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है भाई। अगर 360 अपॉन 50 यानी कि जो थीटा है आपका, यहां पे आपको देखना है भाई ये इवन आएगा या फिर भाई आपका ओड आने वाला है। अगर आपका 360 अपॉन थीटा अगर आपका यहां पे इवन नंबर आता है भाई, ठीक है, अगर आपका यहां पे क्या रहेगा, इवन नंबर आएगा, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस आपकी यहां पे बनेगी वो क्या रहेगी भाई, दैट इज 360 अपॉन थीटा माइनस का 1। और ओड के केस में हमारे पास यहां पे दो कंडीशन है भाई। हाँ जी हाँ जी, मैं चेक कर रहा हूं भाई चीजें। अगर आपका यहां पे ओड वाला केस है तो अगर आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है भाई, अगर सिमेट्रिकल केस होगा आपका, तो सिमेट्रिकल केस में हमारे पास क्या रहेगी, 360 अपॉन थीटा माइनस का 1। और अगर आपको वो स्पेसिफाई कर रहा है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्रिकल रखा हुआ है भाई, ठीक है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस आपकी बनेगी भाई वो क्या रहेगी आपके यहाँ पे, दैट इज 360 अपॉन थीटा। तो हमारे वाले केस में आपका क्या आंसर रहेगा भाई, 360 को आप डिवाइड कीजिए यहां पे, क्या आंसर रहेगा भाई इसका, फटाफट से मुझे रिप्लाई करें। देखिए भाई, न्यूमेरिकल तो हर एक चैप्टर में रहेंगे आपके भाई, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां से आपका न्यूमेरिकल नहीं बन सकता, ठीक है। इसका आंसर दे मुझे फटाफट से, क्या आएगा भाई।
360 डिवाइड बाई क्या करेंगे भाई, आपको एंगल कितना दे रखा है यहाँ पे 50 डिग्री। तो यहां से आपका कितना आंसर आ रहा है भाई, तो 360 को भैया आप डिवाइड कीजिए यहाँ पे। तो अगर आप 360 को यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है भाई वो आ रही है 7.2। ठीक है, तो यानी कि 7.2, यानी हमें फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए भाई, इसकी आपको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, यानी कि 7 आंसर रहेगा भाई। तो इस वाले केस के अंदर अगर ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अगर आपके क्या है भाई एसिमेट्रिकल रखे हुए हैं, तो उस केस में जो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस रहेगी भाई यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया भाई, ये क्या आंसर रहेगा इसका। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा वो हमारा यहाँ पे क्या है भाई राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा भाई वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या है राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा। हर एक थ्योरी को भाई हम लोग यहाँ पे कंप्लीट पढ़ के चलेंगे। अब जैसे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या भाई आपका मिरर से रिलेटेड ही है। इस क्वेश्चन में देखिए भाई हमारा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा भाई। अगर भाई आपका आंसर हमेशा अगर मान लो अगर किसी भी क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने निकाला है एंगल से डिवाइड करने के बाद अगर वो आपका क्या भाई फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि जो भी उसकी इंटीग्रल वैल्यू होगी भाई वही उसका क्या है नंबर ऑफ इमेजेस के बराबर रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, वो भाई हमारा कंसेप्ट रहता है सिमेट्रिकली एंड एसिमेट्रिकली केस में। अब हमारा अगर क्वेश्चन हमारा क्या है भाई फ्रैक्शन में आया है, ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शन के अंदर जो भी उसकी इंटीग्रल मल्टीपल की वैल्यू होगी, ठीक है, वही उसका क्या रहेगा भाई नंबर ऑफ इमेजेस के बराबर रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें भाई, वो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई भी करेगा, ठीक है, जो आप मेरे से पूछ रहे हो भाई, इस क्वेश्चन में देखो भाई क्या आंसर रहेगा आपका। अब इन्होंने क्या चीज दे रखी है, टू मिरर एट एन एंगल थीटा प्रोड्यूस 5 इमेजेस ऑफ ए पॉइंट। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे भाई जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फॉर्मूला है दैट इज 360 अपॉन थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो यहां फर्स्ट वाले केस में जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है, ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन है भाई। तो आपको यहां पे क्या बताना है, द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस व्हेन थीटा इज डिक्रीज्ड टू 30 डिग्री। तो फर्स्ट वाले केस में आप एंगल निकाल लीजिए और फिर भाई जो भी आपका एंगल आएगा उसमें से आप 30 डिग्री माइनस करके
उस सिचुएशन में फिर आपको दोबारा से नंबर ऑफ इमेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट केस में क्या दे रखा, जब दो मिरर है भाई आपके, अगर वो थीटा डिग्री पे अगर अलाइंस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी कितनी आ रही है वहां पे भाई 5 आ रही है। तो इस केस में आपका क्या होगा, 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6। तो थीटा की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे रहेगी भाई 360 अपॉन 6 यानी कि 60 डिग्री आ गई भाई। यानी कि जब दो हमारे यहाँ पे मिरर जब इनिशियल सिचुएशन में 60 डिग्री पे थे तो नंबर ऑफ इमेज हमारे पास 5 थी भाई। अब इन्होंने क्या कर दिया है, थीटा को 30 डिग्री कम कर दिया है भाई। तो अब आपका जो नया एंगल बनेगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा भाई, 60 माइनस का 30 डिग्री आ जाएगा। इस सिचुएशन में फिर आपको वैल्यू निकालनी है भाई। तो ये आपका वही है भाई 360 अपॉन थीटा माइनस का 1। तो 360 को आप लोग डिवाइड करिए 30 से, माइनस का 1, तो ये कटेगा भाई आपका यहाँ पे 12 पे। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस रहेगी 30 डिग्री एंगल कम करने के बाद, उसका मेरे पास जो आंसर रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 11 हो जाएगी भाई। वो आपको भाई स्पेसिफाई करेगा किसी भी अगर सिचुएशन में, जो जैसे मैं बोल रहा हूं हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है भाई वो है आपका 360 अपॉन थीटा माइनस का 1 नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने का, और आपकी इंटीग्रल वैल्यू ही रहेगी भाई। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पे आपको क्लियरली स्पेसिफाई करे कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकली रखा हुआ है या एसिमेट्रिकली रखा हुआ है, तब फिर भाई अगर आपका ओड वाली सिचुएशन आ रही है तब फिर आपको भाई दोनों अलग अलग फॉर्मूले वहां पे यूज करने हैं। ठीक है भाई, अब इस केस में ऐसा कोई चीज स्पेसिफाई नहीं है, बस इन्होंने क्या दे रखा है, थीटा पे रखे हुए थे 5 इमेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है भाई नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करने का n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस का 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हम 30 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर रहेगा भाई। बताइए भाई ये चीज समझ में आई है क्या। और ये जो बेसिकली हमारा फॉर्मूले का कंसेप्ट है वो हमारा आता है प्लेन मिरर के से। तो प्लेन मिरर की जो बेसिक बातें हैं भाई वो आपको पता होनी चाहिए कि जो प्लेन मिरर है वो हमेशा ही क्या है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, बाइलेटरली इन्वर्टेड इमेज रहेगी इसकी। ठीक है, अगर आप क्या है भाई, जो भी आपकी यहाँ पे हाइट रहेगी ऑब्जेक्ट की, वही आपकी हाइट किसकी रहती है भाई, यहाँ पे इमेज की हाइट रहती है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की जो यहाँ पे वैल्यू आती है भाई वो रहती है आपकी यहाँ पे 1। फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो इनफाइनाइट रहती है भाई। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं भाई जो आपको ध्यान में रखनी है। पावर क्या होती है, दैट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो पावर जो प्लेन मिरर के लिए रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पे, 0। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको प्लेन मिरर की ध्यान में रखनी है। अब 2-3 कंडीशन में है, जैसे मान लो अगर आपका मिरर अगर रेस्ट पोजीशन में है और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यू वेलोसिटी के साथ में मूव करता है तो जो उसकी इमेज होगी भाई वो भी आपकी क्या है, यू वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन होती है। और दूसरी कंडीशन में क्या है भाई, अगर मान लो अब आपका जो मिरर है वो मोशन में हो और जो आपका ऑब्जेक्ट है अगर मान ले भाई वो क्या है आपका रेस्ट पोजीशन में। अब अगर आप यहाँ पे इस मिरर को यू वेलोसिटी के साथ मूव करोगे तो जो उसकी इमेज होगी भाई ऑब्जेक्ट की वो डबल की स्पीड से साथ मूव करेगी। ये भी हमारे पास कंसेप्ट है भाई। नहीं देखो हमारे पास मैंने आपको बताया भाई, अगर वो आपको स्पेसिफाई कर रहा है अक्षु कि भाई वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है या अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है, तब फिर भाई आपको वहां पे वो केस लगाना है भाई जो मैंने आपको ऊपर स्पेसिफाई किया है, क्योंकि ये हम लोगों ने थ्योरी के अंदर ये चीज पढ़ी है भाई। ठीक है, अगर E1 आता है तो ऊपर वाला फॉर्मूला है और ओड के अंदर सिमेट्रिकली, दोनों ही आपका यहाँ पे सेम फॉर्मूले हैं भाई। एसिमेट्रिकली केस है तो उसमें बस हमारी जो वैल्यू है एक ज्यादा रहेगी यहाँ पे। बट अगर ऐसी कोई चीज अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं है तो फिर भाई आपको n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला यूज करना है भाई, जैसे हम लोगों ने सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया है इंटीजर के केस में। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसकी तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन में देखें भाई क्या है, एक स्क्वायर वायर है ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर is placed perpendicular to the principal axis
of a concave mirror of focal length 15 centimeter at a distance of 20 centimeter. The area enclosed by the image of wire. अब आपको भाई यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा क्या है, जो आपके पास न्योन थ्योरी है उसमें क्या है, एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एरिया की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे भाई आप? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इन्होंने कनकेव मिरर दे रखा है और हम लोगों ने क्या है भाई, रिफ्लेक्शन के केस में कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या है भाई, अच्छे से पढ़ रखा है भाई। तो कनकेव मिरर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने इसके अंदर 6 केस डिस्कस किए थे भाई। यू हमेशा ही आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, यू की वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है। फोकल लेंथ की वैल्यू भी आपकी हमेशा नेगेटिव रहेगी कनकेव मिरर में, ठीक है। वी की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आती है अगर आपका रियल एंड इन्वर्टेड केस है। तो 5 केस हमारे बनते हैं भाई। एक केस हमारा ऐसा आता है जो बिहाइंड द मिरर बनेगा, जहां पे आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ये हमारा कनकेव मिरर का कंसेप्ट है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में हमारा क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, यू तो हमेशा ही आपकी नेगेटिव रहेगी भाई यहाँ पे, ठीक है, बट फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव रहेगी और आपकी इमेज भी हमेशा क्या है भाई, जो पोल के हमेशा राइट हैंड डायरेक्शन में बनेगी। तो वी की वैल्यू आपके यहाँ पे प्लस ही लेनी है, क्योंकि हमारा जो कनकेव मिरर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये तो भाई हमारे पास क्या है, जो आपको पता होनी चाहिए बातें भाई, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, कनकेव मिरर के केस में एक आपके पास एक स्क्वायर वायर है भाई, यहाँ पे ये लिख लीजिए। तो जो इसकी साइड है भाई एक, वो आपको कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। इट मीन्स जो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है वो आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। फोकल लेंथ की जो वैल्यू हमारे पास रहेगी वो क्या रहेगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस। तो यानी कि ये जो हमारा स्क्वायर वायर है वो कहाँ रखा हुआ है, तो यू की वैल्यू आपको कितनी दे दी भाई यहाँ पे, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है भाई एरिया इनक्लोज्ड। तो एरिया इनक्लोज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जरूरत पड़ेगी भाई मैग्निफिकेशन की, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर की साइड है स्क्वायर की, वो कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद कितनी मैग्नीफाइड दिखेगी भाई, उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। तो कैसे सोल्व करोगे भाई, आपके पास अगर आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी है तो मैग्निफिकेशन निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एस एच, या फिर क्या लिखते हैं, माइनस का वी अपॉन यू। तो आपके पास एफ और यू दे रखा है भाई, तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करके वी की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। तो वी की अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है भाई, मिरर फॉर्मूला। वो हमारे पास होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 अपॉन यू। तो यहाँ से अगर आपके पास 1 बाई वी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा भाई, 1 बाई एफ माइनस का 1 अपॉन यू। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई यहाँ पे आपकी, ठीक है। तो जो आपकी फोकल लेंथ है वो है आपकी माइनस का 15, और जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है माइनस 20 है, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा भाई, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे एलसीएम 60, ये आएगा माइनस का 4 और ये आ जाएगा भाई 20 या 60, तो माइनस का 1 अपॉन 60। तो यानी कि आपकी जो इमेज बन रही है भाई वो क्या है भाई, कनकेव मिरर के पोल से 60 डिग्री यानी कि माइनस में है। अगर आपका v की वैल्यू माइनस आई है, इट मींस हमारा ये केस क्या है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड केस वाला केस है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आएगी भाई, यहाँ से एच डैश अपॉन एच माइनस का वी अपॉन यू, ठीक है। क्योंकि भाई अब हम ये देखेंगे ना कि स्क्वायर वेव का जो ये जो साइड है जो आपकी 1 सेंटीमीटर की है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी हाइट कितनी होगी भाई। तो यहाँ पे एच डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना है भाई, या फिर मैग्निफिकेशन निकाल लो सीधा, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, आपके पास माइनस का 60 है डिवाइड बाई, और u की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, माइनस का 20, और ये माइनस में यानी कि माइनस का 3 आ रहा है। यानी कि अगर m की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव आती है, इट मींस वो भी केस आपका क्या बनेगा भाई, वो भी आपका केस किसका बनेगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का केस बनेगा।
ठीक है, ये आपका यहाँ पे केस बनेगा भाई। तो यानी कि आपका जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू या फिर एच डैश की जो वैल्यू आएगी भाई, वो कितनी आ गई यहाँ से 3 इंटू में एच, यानी कि माइनस का 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो स्क्वायर वेव की जो स्क्वायर वायर की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपको कितनी की दिखाई दे रही है भाई, 3 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है। ये लो भाई, ठीक है। यानी कि अब ये जो आपकी एच डैश की हाइट है वो आपको कितनी दिखाई दे रही है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर अगर आपकी वैल्यू आ रही है, इट मीन्स हर एक साइड आपकी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना होता है, वो होता है भाई साइड का स्क्वायर। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ से, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बस एक एडिशनल कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पे समझना है भाई, ठीक है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर है भाई, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, ई। फटाफट से बताएं भाई, ये चीज समझ में आई है क्या? फटाफट से मुझे ये चीज रिस्पॉन्स दे भाई, क्या ये चीज आपको यहां पे समझ में आई है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है? भाई कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सोल्व करने, यहां पे इन्होंने क्या बोला है भाई, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ वायर। अब हम लोगों ने क्या भाई, एक साइड निकाल ली है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो 3 सेंटीमीटर आई है। तो एरिया कितना होगा भाई, वो आपको बताना है भाई, ठीक है। तो अगर एक साइड अगर आपकी 3 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना होगा भाई, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने उसका क्या कर दिया है, स्क्वायर किया है भाई, ठीक है। मैंने ऐसा समझ में आ गई ये चीज। और आपको ये चीज ध्यान में रखनी है भाई, किस सिचुएशन के लिए, किस मिरर के लिए आपको V और U की वैल्यू प्लस और माइनस किस तरीके से लेनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन पढ़े भाई, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी कि कनकेव मिरर के केस में U की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है यहाँ पे, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। फॉर गेटिंग ए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1/2। द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज रिक्वायर्ड। तो आपको यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है भाई। अब इस फोकल लेंथ को आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। अब जनरली केस हम लोगों ने 5 केस पढ़े हैं भाई, 5 केस में हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और यहाँ पे हमारी जो मैग्निफिकेशन है वो आती है नेगेटिव। एक केस हमारा ऐसा आता है भाई जहां पे हमारी क्या है, सॉरी उल्टा लिख गया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है 5 केस में, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो बनती है भाई वो हमारी एक में बनती है जहां पे m की वैल्यू पॉजिटिव आती है। और इस केस में जो आपकी मैग्निफिकेशन है भाई वो क्या है भाई, बड़ी आती है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर बनता है, और जो आपकी हाइट होगी भाई इमेज की, वो आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो यानी कि आपको अगर मैग्निफिकेशन 1/2 दे रखी है तो इन 5 केसेस के अंदर से ही कोई ना कोई वैल्यू दी मिलेगी भाई। इसलिए जो आपके यहाँ पे मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव रहेगी। पहली बात जो समझने लायक है। दूसरा, और जो जो केस हमारे पास होगा भाई वो हमारे पास कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बस जिसको भी ये चीज समझ में आ गई है उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हो जाएगा भाई, ठीक है। कनकेव मिरर के अंदर अगर आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है, अगर आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है तो वहां पे आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी भाई, और वो एक ही केस में होता है। बट यहाँ पे इन्होंने मैग्निफिकेशन 1/2 दे रखी है, इट मीन्स -1/2 आएगी, और ये हमारा रियल एंड इन्वर्टेड का केस बनेगा। उसके बाद ये भाई ये क्वेश्चन को सोल्व करना हमारे लिए इजी रहेगा भाई, ठीक है। इसलिए देखो भाई फॉर्मूले तो हमारे सेम टू सेम है ही, बट किस कंसेप्ट से वो चीज यूज हो रही है वही चीज आपको भाई यहां न्यूमेरिकल्स में पता लगती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास m का फॉर्मूला होता है भाई
माइनस का v अपॉन यू, और आपके यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1/2। अगर आपको फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है, यू तो दे ही रखा है, अब आपको निकालना है भाई यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी भाई, ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2u, सॉरी 2u नहीं भाई, u/2, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो v की वैल्यू है भाई, वो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा दोनों तरफ। अब आपके पास u की वैल्यू है माइनस का 60 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि जो आपकी v की वैल्यू है भाई, वो आपकी क्या है भाई 30 सेंटीमीटर आ गई। अब आपके पास u भी है, v भी है, अब आपको निकालनी है यहाँ पे क्या भाई, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, और हमें पता है पहले से ही इसका आंसर आपका नेगेटिव के अंदर ही आएगा भाई, ठीक है। अब आप देखो इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो भाई, अगर आपको ये न्यूमेरिकल पूरा सोल्व नहीं करना। अब हमें पता है कि जो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है ना, कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में आती है, और सिर्फ एक ही हमारा ऑप्शन ऐसा है जहां पे आपको फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है। आपको ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है भाई, ठीक है। आप इस मेथड का यूज करके भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो भाई। अब मान लो अगर दो जगह नेगेटिव होता, तब फिर भाई आप यहाँ पे क्या है, मिरर फॉर्मूले का यूज करते, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर मेरा आ गया ऑप्शन नंबर सी। सोल्व भी कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ये आपका कंसेप्ट रहेगा भाई। तो माइनस का 1/30 माइनस, और ये आ गया भाई आपका 1/60, तो माइनस का 1/30 प्लस 1/60, एलसीएम आएगा भाई आपका यहाँ पे 60, माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का, सॉरी प्लस में है भाई, लेंस फॉर्मूला यूज हो गया था भाई, तो ये माइनस में आएगा ये, तो ये बनेगा माइनस का 3/60, तो यानी कि माइनस का 1/20। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ हमारी आ रही है कनकेव मिरर की, वो आपकी कितनी आ रही है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। बताइए भाई क्या ये चीज समझ में आ गया है? किस केस के अंदर बात कर रहे हो भाई आप? मैग्निफिकेशन वी फाइंड हो गया, बट आपको यहां पे फोकल लेंथ की वैल्यू बतानी है भाई इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई है क्या? अगर क्लैरिफिकेशन है तो मुझे फटाफट से रिस्पॉन्स दें कि सर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, उसके बाद फिर भाई मैं आगे मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर रहेगा फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, वो हमारे पास रहेगी माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई, ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले कंसेप्ट से आ गया है भाई। प्लेन मिरर के हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं, उनकी थ्योरी पढ़ ली है। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर में यू वी फोकल लेंथ के हिसाब से कैसे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है भाई। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई। लेट्स से ये हमारे पास दो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, इसमें v2 है, इसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट λ1 है, और इसमें अगर λ2 है। अगर हमारी कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर एक मीडियम से आती है तो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती है I, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है R। तो जब हमारी मीडियम 1 से अगर हमारी रे ऑफ लाइट मीडियम 2 में ट्रेवल करती है भाई, तो जो हमारे पास स्नेल लॉ होता है भाई, वो क्या बोलता है, साइन आई, जिसमें से आई है उसका एंगल ऊपर
डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू, हमारा क्या रहता है भाई, ये तो हमारा सिंपल सा ही क्वेश्चन है भाई, हालांकि इसमें इस चीज को समझाने की जरूरत नहीं है, बट ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक है, इसलिए इसको समझा देता हूं। साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है भाई, तो उसमें क्लियर कर देंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस क्वेश्चन की। एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेवलेंथ दे रखी है भाई, तो आपको बताना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब हमारे पास जो वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है दैट इज स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम लोग यहां डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा भाई, तो डिस्टेंस को लिखते हैं लैम्डा और 1 अपॉन टाइम को लिखेंगे भाई यहां पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पे इसकी वैल्यू को पुट करके हम इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको क्या लिखेंगे लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी। अब हमें इसको सिंपली सोल्व करना है भाई, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा भाई। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर 14, और जो वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है भाई 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। अब आपको इसको क्या है भाई यहां पे सोल्व आउट करना है। तो ये आ गया भाई आपके पास, ये 14 है, तो नीचे आपकी आ गई 10 की पावर 8 और नीचे आ गई भाई पावर आपकी 10 की पावर 7, ठीक है। ऊपर है आपका 3 और नीचे भी आपका यहाँ पे 20। तो कैंसिल आउट करोगे इससे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3/2 1.5 आ जाएगी भाई यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की जो आपके पास वैल्यू रहेगी भाई ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं भाई उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है c डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। बट यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं दे रखी है, यहाँ पे उन्होंने क्या है लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे रखी है, तो बस हम लोगों ने इसको चेंज करके वैल्यू निकाल दी भाई। अब मैं आपको जो समझा रहा था भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को, वो अगले वाले क्वेश्चन के लिए रहेगी। फिर इसको मैं ऐसे उठा लेता हूं, जो मैं आपको चीज समझा रहा था भाई यहां पे, इस केस में भाई हमारा ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन आएगा इसका। हम लोग पढ़ रहे थे अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, अगर वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर ट्रेवल करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रखा भाई N2, तो यहाँ पे आता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो आपका स्नेल लॉ है भाई, वो स्नेल लॉ क्या आएगा, साइन आई, जिस मीडियम से लाइट आ रही है डिवाइड बाई उस मीडियम का एंगल नॉर्मल के साथ जिसमें हमारी लाइट जा रही है आर के, ठीक है। जिस मीडियम में लाइट एंट्री करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा भाई N2 अपॉन N1, इस तरीके से लिखेंगे भाई, ठीक है, यानी कि 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। अब हमारे पास जो फॉर्मूला हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं वो क्या होता है, N2 के लिए निकालेंगे तो C अपॉन V2 डिवाइड बाई C अपॉन V1 रहेगा भाई, ठीक है। तो V1 आपका चला जाएगा ऊपर और V2 आ जाएगा नीचे, यानी कि इस फॉर्मूले को क्या लिखूंगा भाई मैं यहाँ पे V1 डिवाइड बाई V2। और अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा की फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे, हम लोगों को पता है भाई जब हमारी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, तो इसलिए इसका फॉर्मूला देखो आएगा फ्रीक्वेंसी इंटू में λ1 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू में λ2। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने। अब इस केस में देखो इन्होंने क्या दे रखा है, एक वेव है हैज ए वेलोसिटी u इन मीडियम p। मीडियम p के अंदर वेलोसिटी है u एंड वेलोसिटी टू u इन मीडियम q इफ द वेव इज इंसिडेंट इन मीडियम p। यानी कि हमारा जो मीडियम
1 है वो आपका P वाला मीडियम है, और जिसमें हमारी लाइट एंट्री कर रही है वो आपका Q मीडियम है। इफ द वेव इज इंसिडेंट इन मीडियम P एट एन एंगल 30 डिग्री, और आपको यहाँ पे I की वैल्यू दे रखी है भाई 30 डिग्री, तो आपको यहाँ पे R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है, या फिर V1 V2 दे रखा है, उस हिसाब से भाई आपके फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या कंसेप्ट रहेगा भाई, साइन 30 डिवाइड बाई साइन R की वैल्यू आपको निकालनी है। अब मीडियम P के अंदर V1 की वैल्यू कितनी है भाई U, डिवाइड बाई मीडियम Q के अंदर, मीडियम 2 के अंदर V2 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2U। बस यही इसका कंसेप्ट है भाई। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो यहां से, ये आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, और साइन 30 की जो मेरे पास वैल्यू होती है भाई, साइन 30 की मेरे पास वैल्यू आएगी, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है भाई आपकी। तो 1/2 से 1/2 कटेगा, तो यहां से आपका साइन R की वैल्यू हो जाएगी 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब आपका एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इस केस में जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा भाई, वो क्या रहेगा आपका 90 डिग्री रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हमारा क्या है भाई, डी इज द राइट आंसर। फटाफट से बताइए भाई, क्या ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया है? फटाफट से रिस्पॉन्स करें, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है भाई? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए फिर। अब जहां पे भी अगर आपको कोई डाउट्स आ रहा है तो भैया आप मेरे से डायरेक्ट पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हमारे यहां पे क्या है, ऑन ए ग्लास प्लेट ए लाइट वेव इज इंसिडेंट इन एन एंगल 60 डिग्री। एक ग्लास प्लेट के ऊपर भाई हमारी क्या है, लाइट जो है वो इंसिडेंट करती है। चलिए जी, ओके। इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज, क्या होगा भाई? एक आपके पास ग्लास प्लेट है भाई, ये ग्लास प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इस पे नॉर्मल होगा। अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर लाइट हमारी यहां पे इंसिडेंट करती है, और ये जो आपका एंगल है भाई एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इफ द रिफ्लेक्टेड, ये लीजिए भाई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टेड, ये लो रिफ्लेक्ट करवा दी भाई। अगर ये हमारे क्या एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये लो भाई, अगर ये 90 डिग्री है, तो आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई। हालांकि भाई जो ये वाला कंसेप्ट है कि जब कोई भी रे इंसिडेंट करती है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है भाई, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं ब्रीवेस्टर लॉ। ब्रीवेस्टर लॉ बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं भाई, पोलराइज लाइट बनाने के लिए यूज करते हैं भाई। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इस लॉ के थ्रू भी वैल्यू निकालेंगे, और सिंपल फिर भाई हम लोग अपना जो 10th क्लास के हिसाब से हमारी थ्योरी है 11th 12th के हिसाब से उसको भी कवर करेंगे। तो अगर हमारी किसी सिचुएशन में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में उस मीडियम का, उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू निकालते हैं n इज इक्वल टू 10i से। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई ब्रीवेस्टर लॉ का। प्लेन पोलराइज का ये हमारे पास एक वो होता है भाई, मेथड होता है, जिसमें हम लाइट को क्या है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये हमारा वहां से फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यानी कि इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10i, आई आपको दे रखा 60 डिग्री, तो यहाँ से आपका आ गया √3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। बट अगर मान लो अब आपको भाई ये चीज़ नहीं पता, तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फिर आपको सिंपली क्या यूज करना है भाई, स्नेल लॉ। अब देखो, हमें पता है कि अगर ये वाला एंगल अगर आपका 60 है, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये भी आपका 60 डिग्री रहेगा भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये हमारा पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा भाई, ये वाला जो आपका एंगल है, ये पूरा का पूरा आपका 180 डिग्री बनना है। अब एक एंगल इसके अंदर है 60 डिग्री,
एक है 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस वाले एंगल की आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। बस हमारे पास सी वाला तो लेना है। हम लोगों ने पढ़ रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी है भाई, साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री। ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट है। इसकी वैल्यू आई है 1/2 √3/2 सॉरी, साइन 60 की जो वैल्यू होती है भाई वो होती है दैट इज √3/2, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से। तो यहां से भी हमारा आंसर कितना आएगा भाई, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे √3 रहेगी। फ्रीक्वेंसी का सिंपल मीनिंग होता है भाई रुचि का कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे कितने हैं पर सेकंड में। तो जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, तो वो स्पीड चेंज होती है वेवलेंथ की चेंज होने से, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती भाई। कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है उस लाइट के अंदर वो आपके किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होते हैं। देखो भाई ये जो हमारा एंगल है इसको अगर आप अलग अलग समझोगे तो ऐसे समझ लीजिए। फर्स्ट केस देखो, ये आपका एंगल है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर ये आपका यहाँ पे 60 डिग्री हो गया है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो आपका एंगल होना है भाई, ये वाला पूरा का पूरा ये आपका होना है 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का अगर एंगल होना है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ये 150 डिग्री होगा, तो ये बचा हुआ एंगल आपका 30 डिग्री का हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, समझ में आया कि सिंपल मेथड से हम लोग कैसे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आपको ये ब्रेविस्टर एंगल भी ध्यान में रखना है। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को बनाने का हमारे पास एक मेथड है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और भाई हम सिंपल मैथमेटिकल का यूज करके भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से, क्या रहेगा भाई। ये हमारा जो एंगल है भाई वो TIR पे कंडीशन है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कोई भी हमारी रे ऑफ लाइट है, ठीक है, अगर वो डेंसर मीडियम से, ठीक है, वो अगर आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है और वो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो वो हमारी रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी कंडीशन क्या होती है कि लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। और जब हम लोग यहां पे इसकी कंडीशन निकालते हैं भाई, ठीक है, तो यहां पे जो हमारा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू आती है दैट इज 1/sin IC के बराबर। ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट रहता है भाई, जो आपको ध्यान में रखना है भाई। IC हमारा यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल एंगल, और N हमारा क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है भाई। अब इन क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन दे रखा आपको। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मीडियम टू ए वैक्यूम। अब देखो वैक्यूम आ गया भाई। अब इस केस में अगर आप इसकी थ्योरी समझोगे ना, अब मान लो डेंसर मीडियम हमारा N2 है और ये हमारा जो मीडियम है ये N1 है भाई आपका। क्रिटिकल एंगल हमारा वो एंगल होता है भाई जहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है भाई वो आपका 90 डिग्री हो जाता है वहां पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट अगर हम लोग उसकी फॉर्मेट में देखेंगे तो लाइट हमारी आ रही डेंसर मीडियम से और जाएगी वो N1 में, तो यहाँ पे हमारा एंगल आएगा साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 होता है भाई ये। अब N1 इन्होंने लिखा हुआ है वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए N1 की वैल्यू होती है 1, और N2 जो हमारा डेंसर मीडियम है इसको जनरली मान लो आप N, तो इसको आप लिख लोगे 1/N। पहली कंडीशन तो हमारी ये आ गई। अब मैंने आपको बताया था जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, उस सिचुएशन में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा भाई। तो देखो वैल्यू पुट करो, साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री
इज इक्वल टू 1/n, और साइन 90 की वैल्यू होती है मेरे पास 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जिस भी मीडियम से वो लाइट आ रही है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/sin IC। ठीक है भाई, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की थ्योरी है। अब इस केस में इन्होंने क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे इन्होंने एंगल ऑफ क्या दे रखा है, क्रिटिकल एंगल दे रखा है भाई। क्रिटिकल एंगल है आपका यहाँ पे 30 डिग्री। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, दैट इज 1/sin 30 डिग्री। तो साइन 30 का मतलब कितना हो गया भाई, 1/2, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, यहां से 2 वैल्यू आ गई भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 2। अब हमें बतानी है वेलोसिटी ऑफ लाइन इन मीडियम। अब वो कैसे निकालोगे भाई, फिर आप, हमारे पास फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू C/v का। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा, C/n। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, उसको 2 से डिवाइड कर दो भाई, तो वैल्यू आएगी आपकी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई होप सो आपको समझ में आया होगा भाई। बाकी जो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हम लोगों ने क्लास के अंदर कर रखी है, वहां पे आप इसको देख सकते हो भाई। ठीक है भाई, ये चीज भी क्लियर है। फटाफट से रिस्पॉन्स करें भाई, उसके बाद फिर हम अगले वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फटाफट से मुझे रिस्पॉन्स करें, क्या चीजें आपको क्लियरली हो रही है सारी की सारी। हर एक चीज को भाई मैं यहाँ पे डीप में एक्सप्लेनेशन की कोशिश दे रहा हूं, ताकि आपको वो चीज समझ में आए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या रहेगा आपका, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस 40 सेंटीमीटर फॉर ईच सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है भाई। अब बेसिकली ये जो हमारा अगला कंसेप्ट आ गया भाई, ये आपका आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला का। हम लोग थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं भाई रिफ्लेक्शन थ्रू ए लेंस, तो जो दुकानदार होते हैं भाई वो लेंस में किस फॉर्मूले का यूज करके वो बनाते हैं, तो वहां पे हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज 1/f इज इक्वल टू n-1, और वो रहता है भाई आपका 1/f(r1), ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू रहती है भाई, माइनस का 1/r2। अब अगर हमें आपको कन्वेक्स लेंस की वैल्यू दे रखी है भाई, तो ये हमारे पास दो यहाँ पे सरफेस है। ये एक तो आपका फर्स्ट सरफेस ये वाला है, अगर आप इसका नाम दोगे भाई ABC, और एक आप लिख लीजिए भाई यहाँ पे D। दूसरा आपके पास जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कनकेव वाला, वो है ADC। तो एक के लिए R1 ये रहेगी लेफ्ट हैंड साइड में, और एक के लिए आपके पास ये रहेगी। तो पहले वाला जो आपका सरफेस है भाई यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट वाले सरफेस के लिए, सॉरी, ये आएगा आपका R2 और ये आपका आएगा R1। तो अब इन्होंने क्या बोला है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए कन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। तो दोनों केस में जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपके यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दे रखा है भाई। तो R1 की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे रहेगी वो आपकी क्या है भाई, ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में है। तो R की वैल्यू तो आएगी आपके पास प्लस 40 सेंटीमीटर, और जो R2 की वैल्यू है भाई वो आ जाएगी आपके पास माइनस का 40 सेंटीमीटर। बस यही हमारा कंसेप्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5, तो आपको फोकल लेंथ बतानी है भाई यहाँ पे कितनी होगी इस कन्वेक्स लेंस की। तो 1/f इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई आपका 1.5 माइनस का 1, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो R1 हमारा 1 + 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये आ गया भाई आपका 2/40। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो हमारी यहाँ पे रहेगी वो क्या रहेगी भाई 40 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है भाई। ए बी सी जो आपका यहाँ पे कन्वेक्स सरफेस दिख रहा है, उसका आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो राइट हैंड डायरेक्शन में तो +40, और ए डी सी के लिए आ जाएगा R2 माइनस का 40। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूले में आपको R1 एंड R2 का ध्यान में रखना है, वैल्यू पुट करके आपको इसका आंसर निकालना है भाई। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, आई होप सो समझ में आई होगी ये चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कन्वेक्स और कनकेव लेंस, अब देखो अगला है हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का भाई। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टेक्ट विद ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और एक आपके पास इसके कॉन्टेक्ट में है भाई कनकेव लेंस। इसकी जो फोकल लेंथ है वो आता है हमारे पास +40 सेंटीमीटर, और जो आपका कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है -25 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, वो डिपेंड करता है निधि कि आप क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो भाई। मान लो अगर आपको यहाँ पे V और U दे देते, मान लो अगर आपका थिन लेंस फॉर्मूला यूज करना होता तो हो सकता है भाई आप 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब मान लो अगर आपको R दे रखी होती तो आप यहाँ पे 2f का यूज करके फोकल लेंथ निकाल सकते थे भाई। तो आपको ये पता करना है कि आपसे क्या पूछा गया है। लेंस मेकर फॉर्मूले में आपकी 4 चीजें हैं, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, R1 एंड R2। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करता है 2, तो आप समझ जाना भाई ये लेंस मेकर फॉर्मूले में आपको कुछ ना कुछ पूछेगा। अगर VU की वैल्यू दे रखी है, R दे रखा है, तो फिर भाई आपको थिन लेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो वही मैं आपको कह रहा हूं भाई कि थ्योरी आपको किस तरीके से कनेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आपसे क्या पूछा है उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से क्या है। अब हम लोगों ने चीज सीखी है भाई कि जब दो लेंस को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो 1 फोकल लेंथ कैसे आती है, 1 + f1 1 + f2। पावर कैसे जोड़ते हैं भाई, P1 + P2, और मैग्निफिकेशन क्या आती है, M1 × M2। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करके आपको यहाँ पे पावर की वैल्यू बतानी है भाई। तो पावर आप कैसे भी निकाल सकते हो भाई, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लो, आपकी मर्जी है। P1 निकाल लो भाई, P1 क्या होगा, 1/f1। ठीक है, अब दोनों सेंटीमीटर में है, ये तो आता है फॉर्मूला अगर आपका मीटर में दे रखी हो तो, और 100/f1 ये सेंटीमीटर का फॉर्मूला है। तो 100 को डिवाइड करो आप f1 से, 40 से, कैंसल आउट कर दिया भाई। ठीक है, तो ये तो आ रहा है भाई आपके पास 5/2 डायोप्टर, यानी कि 2.5 आ गया। P2 और निकाल लो भाई, तो ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई, ये माइनस में है, माइनस में 25, इसको कैंसल आउट कर दो यहां से, तो ये आ गया आपके पास -4 डायोप्टर। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन पावर क्या हो जाएगी भाई, P1 + P2। तो ये आ गया 2.5 -4 -1.5, यानी कि आपस में जुड़ने के बाद वो भाई एज ए कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि जो इसकी टोटल जो पावर आई है वो माइनस में आई है। ठीक है, दोनों लेंस को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आया नेगेटिव में। इट मींस दोनों लेंस मिलने के बाद एज ए कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेंगे भैया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। अगर दोनों लेंस अगर थोड़ी सी डिस्टेंस पे होते तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं भाई, अगर डिस्टेंस पे होते तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 माइनस का d f1 f2। पावर में भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू P1 + P2 माइनस का d P1 P2। ये है अगर दोनों लेंस के बीच में अगर कोई डिस्टेंस होती तो, ऐसे करके अगर ये दोनों d डिस्टेंस में रखे होते तो भी हम देखते भाई कि दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है भाई, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस में V और U की वैल्यू। हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, U हमेशा ही आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है। V की वैल्यू लेनी है आपको +5 केस में, कब, जब आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, या इस साइड बनेगी भाई V की वैल्यू,
और उल्टी बनेगी, और एफ की वैल्यू आपको लेनी है भाई आपको हमेशा पॉजिटिव। या ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, एक केस हमारा ऐसा बनेगा भाई, इसके अंदर एक केस हमारा ऐसा बनता है, v की वैल्यू जहां आपको नेगेटिव लेनी होती है, एक केस में जहां आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और यही हमारा प्रिंसिपल होता है भाई मैग्नीफाइंग ग्लास का, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास का हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है, और f की वैल्यू हमारे पास प्लस रहेगी। अगर आपको कनकेव लेंस दे रखा है, अगर आपको कनकेव लेंस दे रखा है, तो इसमें u हमेशा नेगेटिव, v हमेशा नेगेटिव, और फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव। u भी नेगेटिव लिखना है हर बार, v की वैल्यू भी नेगेटिव रखनी है, और फोकल लेंथ की वैल्यू भी नेगेटिव रखनी है, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है भाई। तो अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई होप सो ये चीज समझ में आई होगी भाई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फर्क है। अभी देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैग्नीफाइंग जो होगी यहाँ पे एच डैश अपॉन एच, यहां पे आती है प्लस वी अपॉन यू, लेंस के केस में ये होती है, और मिरर के केस में क्या पड़ी है, माइनस का वी अपॉन यू, ये है हमारी मिरर के केस में माइनस का आता है भाई। बट दोनों केस में, दोनों केस में अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। फॉर्मूले अलग अलग हैं, बट कंसेप्ट हमारा ये बनेगा भाई। ठीक है, आई होप सो समझ में आई होगी ये चीज। यहां तक जिन जिन को भी चीजें क्लैरिफाई हो गई है वो मुझे फटाफट से एक बार रिस्पॉन्स दे भाई। उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन और बचते हैं जो अलग अलग कंसेप्ट पे है भाई, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। क्या वहां तक चीजें मैं क्लियर होगी भाई? फटाफट से रिस्पॉन्स दे मुझे। चलिए जी, बहुत बढ़िया भाई, सबको चीजें समझ में आ रही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये हमारा जो कंसेप्ट है भाई वो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमारी इंसिडेंट करती है ऑन ए सिस्टम। यानी कि अब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया है, अब हम करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन। रेनबो यानी कि जो आपके डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, प्रिज्म वाला जो कंसेप्ट है वो रह गया, और उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में मैं आपको अलग से एक प्रैक्टिस के लिए और पीडीएफ दूंगा जो आपको एज ए होमवर्क घर पे ट्राई करनी है भाई। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो भाई श्योरिटी आपका जो पेपर आएगा वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही हमारा रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें भाई क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सिस्टम ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल आर इन द रेशियो। फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई ये आफ्टर स्कैटरिंग, रेशियो दे रखा 1:2, देन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो भाई हम लोग इसके लिए पढ़ते हैं रेले नियम। अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग लो, वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो इंटेंसिटी होती है भाई लाइट की बिखरने की, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की पावर 4 के। ये आपका कंसेप्ट रहता है भाई, ये आपको यहां पे उठाना है। तो एक लाइट के लिए I1 F1 की पावर 4, दूसरी की अगर आपको निकालनी है I2, उसके लिए आ जाएगा आपका F2/4। तो यानी कि इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी भाई, F1 की वैल्यू है 1 की पावर 4, और दूसरे के लिए है भाई 2 की पावर 4, तो 1/16। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आपका यहां पे कंसेप्ट है भाई। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी, अगर इंसिडेंट लाइट का रेशियो है 1:2, तो आफ्टर स्कैटरिंग जो उनकी जिस इंटेंसिटी से वो बिखरेगी भाई किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो होगा 1/16 का रेशियो। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखें भाई क्या रहेगा।
अब हमारा जो ये क्वेश्चन आ गया, ये आ गया भाई प्रिज्म से रिलेटेड। तो प्रिज्म के केस में हम मेनली क्या फॉर्मूले पढ़ते हैं भाई, वो मैं आपको समराइज कर देता हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ए बी एंड ए सी। लाइट एक सरफेस से स्ट्राइक करती है, ये हमारा एंगल होता है आई, ठीक है, इसको भी मिला लीजिए ऐसे। ये लाइट हमारी दूसरे मीडियम से रिफ्रैक्ट करके और फिर भाई ये बाहर निकल जाती है इस फॉर्मेट में, इसको भी यहां मिला लो ऐसे करके, ठीक है। यानी कि लाइट को जाना चाहिए था सीधे, ऐसे जाना चाहिए था P Q और Q डैश की फॉर्मेट में, लेकिन लाइट हमारी पास करती है भाई RS की फॉर्मेट में। RS हमारी होती है यहाँ पे इमर्जेंट रे। तो जब आप R को पीछे की तरफ मिलाओगे भाई, तो ये जो आपका यहाँ पे एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि लाइट प्रिज्म से पास करने के बाद अपने पाथ से कितना डेविएट होती है, ठीक है। ये एंगल आई है और ये एंगल आपका होता है भाई E, ठीक है। ये वाला एंगल होता है R1, ये वाला एंगल होता है R2 और ये वाला एंगल होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा के बराबर। एक तो ये इक्वेशन होती है भाई यहाँ पे, जो दोनों हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं एट एन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एट एन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे जो यहां पे आपकी रिफ्रैक्टेड रे है भाई क्यू आर, जो क्यू आर वाली रे है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के, R1 बराबर हो जाएगा R2 के। और इस सिचुएशन में जब हम ए बी सरफेस के लिए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहां पे निकालते हैं भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला बनता है भाई आपका। और फॉर थिन लेंस की बात करेंगे, फॉर थिन लेंस तो फिर भाई साइन साइन को हटा के जब सोल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू आती है आपकी डेल्टा माइनस का 1 इंटू में ए। तो वो आपको पेपर में देगा, थिन लेंस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें स्टार वाला, और अगर सिंपल बात कर रखी तो फिर भाई आपको ये वाला इक्वेशन नंबर 1 वाला फॉर्मूला यूज करना है, ट्रू वाला, ठीक है। ये तो हमारी है भाई प्रिज्म की थ्योरी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ये तो देखो ए ले ही रखा हम लोगों ने, ये ले रखा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब इन्होंने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई एन की वैल्यू जो है वो कोट ए बाई टू दे रखी है, और अब आपको बताना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो एन दे रखा वो दे रखा है भाई कोट ए बाई टू। क्या दे रखा है, कोट ए बाई टू। और आपको क्या पूछा है यहाँ पे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू। बस यही आपका मेन कंसेप्ट है भाई यहाँ पे। तो लिखो एन की जगह कोट क्या रहेगा भाई आपका, दैट इज कोट ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, ये बनेगा। अब हम लोग जो कोट वाला फॉर्मूला है, कोट को क्या लिख सकते हैं भाई, कोट को ये लिख सकते हैं ना, कोट थीटा क्या होता है, कोस ए बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, ये लिख सकते हैं। अब साइन से आप साइन काट दीजिए भाई यहाँ पे, तो हमारे पास ऊपर हमारा एंगल क्या बच गया भाई, ये आएगा आपका ए बाई टू। ये हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है, इसको मैंने ये लिख दिया है भाई। अब हम लोगों ने डिनोमिनेटर वो काट दिया है, तो ऊपर आपके पास क्या बचा, साइन ए प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। अब हम लोग इसको अलग से लिखेंगे भाई कि जो हमारा साइन 90 प्लस थीटा वो आपका कोस थीटा के बराबर होता है, तो उसी का यूज करके यहां पे लिखो साइन 180, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री प्लस ए बाई टू लिख सकते हैं भाई दोनों को। अब साइन साइन थीटा बराबर है तो एंगल एंगल को इक्वेट कर लो, तो ए प्लस
डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस ए बाई 2। इसको इस साइड ले जाओ तो क्या बनेगा भैया आपका यहाँ पे ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 180 प्लस ए। सॉरी, ये 90 माइनस थीटा होगा भाई यहां पे, ठीक है। साइन, तो यहां से क्या आ गया भाई आपका, इसको 90 लिख लो, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो माइनस आएगा भाई, ये आपका माइनस रहेगा। 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे भाई, तो ये तो आपका प्लस है ही, तो ये आपका बनेगा माइनस का ए, सॉरी यहाँ पे माइनस का ए। तो यहां से जो डेल्टा एम की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी भाई आपकी 180 डिग्री माइनस का 2a। ये आपका कंसेप्ट रहेगा भाई यहाँ पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने का। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है वो अगर आपको कोट a/2 दे रखा है तो इसका जो हमारे पास आंसर रहेगा भाई वो क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप सो समझ में आई होगी भाई ये चीज, ठीक है। आपको थ्योरी भी ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ साथ में, ताकि आपको चीजें रिमाइंड हो उसके भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा, 90 नहीं आएगा निधि, ठीक है, 180 माइनस 2a आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से भाई, 3-4 क्वेश्चन ही बच गए, उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। एक लाइट रे है जो पास करती है एक इक्विलेटरल प्रिज्म से, ये लो भाई इक्विलेटरल प्रिज्म हमारा ये ए बी एंड सी, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई की वैल्यू दे रखी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये दे रखा भाई बराबर, ये पास किया, ये ऐसे रह गई, ये बाहर निकल गया, ये वाला एंगल आई है, इसका नॉर्मल ले लो आप, ये वाला एंगल आपका ई है, आई और ई बराबर दे रखे। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, आई की वैल्यू अगर आपकी 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू बतानी है भाई, ठीक है। यानी कि इसको आप आगे की तरफ ले लो, इसको आप पीछे की तरफ ले लो ऐसे, ये जो आपका यहाँ पे एंगल बना है भाई, ये वाला एंगल, ये आपका एंगल एंगल ऑफ डेविएशन है। तो इसके लिए तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा होता है। अब अगर हमारी इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, 60 डिग्री, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी फिर भाई, आई और ई बराबर है आपका, तो अगर आई और ई अगर आपका बराबर है तो 45 प्लस 45 60 प्लस डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू जो आपके पास आएगी 90 माइनस का 60, 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं पड़ी भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह यूज करने की, क्योंकि ना तो वो दे रखा और हमें पता है कि भाई हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, जनरल कंडीशन होती है ये हमारी किसकी, प्रिज्म के लिए, इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए, ठीक है। अब हमारे डिफेक्ट के क्वेश्चन रह गए भाई 2, और 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको भी फटाफट से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई आपका, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एट ए डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर, यानी कि भाई 1 मीटर के जो पहले चीज है भाई वो उसको साफ दिखाई नहीं देती है। कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस दैट ही शुड यूज टू रीड ए बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसमें उन्होंने क्या है भाई, हाइपरमेट्रोपिया का ये केस है, हाइपरमेट्रोपिया में किसको क्या बोलते हैं, दैट इज दूरदृष्टि रोग बोलते हैं भाई। दूरदृष्टि रोग का मतलब क्या है भाई, जिसमें दूर की चीज साफ दिखती है बट पास की चीज उसको साफ नहीं दिखती। अब उसको आपको कितने नंबर का, अगर ऐसा केस है तो आपकी यहाँ पे जो पावर आएगी वो सबसे पहले क्या आएगी, प्लस आएगी भाई। अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो ये वाला ऑप्शन, और ये तो हमारा कट ही हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में। अब आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यूज करेंगे। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये पर्सन कैन नॉट सी, साफ साफ दिखाई नहीं देता भाई अगर उसकी डिस्टेंस है 1 मीटर से नीचे, यानी कि 1 मीटर से ऊपर ऊपर तो वो देख पाता है। अब अगर वो मान लो अपना ऑब्जेक्ट रखे 25 सेंटीमीटर की चीज उसको पढ़नी है,
तो अगर मान लो अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा किस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे, तो आपकी इमेज उसको कहां बनानी है भाई, 1 मीटर पे बनानी है। बस यही इसका मेन कंसेप्ट है भाई। ये चीज जिसको भी समझ में आ गई भाई उसके लिए बहुत इजी कंसेप्ट रहेगा चीजों को समझना। दोनों नेगेटिव रहेगी, पावर प्लस हमारी किसके लिए रहती है, इसके केस में रहती है भाई। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपने अखबार रखना है 25 सेंटीमीटर पे, अगर आप चश्मा लगाते हो तो यानी कि भाई वो चश्मा ही ऐसा होगा कि जो यू की चीज 25 सेंटीमीटर है उसको वो 1 मीटर पे बना के देगा, क्योंकि वो 1 मीटर तक इजिली पढ़ पाता है। तो अगर आपका हाइपरमेट्रोपिया वाला केस आता है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हाइपरमेट्रोपिया में यू की वैल्यू आपको हमेशा 25 सेंटीमीटर ही लेनी है, और जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी वो यू की वैल्यू दी जाएगी। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। और अगर आपका केस आता है मेट्रोपिया का, उसमें आपको v की वैल्यू हमेशा रखनी है, सॉरी u की वैल्यू रखनी है आपको हमेशा इंफिनिटी पे, कि भाई दूर की चीज को देखना है और वो कहां तक देख पाता है उसमें उसकी वैल्यू को पुट करना, और ये भी नेगेटिव में आएगी। बस आपको यही चीज यहां पे ध्यान में रखनी है भाई, दैट्स इट। बस यही आपका कंसेप्ट है दोनों के लिए। अब हमारे पास क्या आता है हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, तो यहां से फोकल लेंथ निकाल लो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो ये आ गया भाई 1 मीटर है, 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर, u माइनस में तो प्लस 1/25। एलसीएम आ गया आपके पास यहाँ पे 100, तो माइनस का 1 और ये आ गया भाई प्लस का, तो ये आ गया 3/100। ठीक है, तो यानी कि 1/f इज इक्वल टू, f की वैल्यू आ गई भाई सॉरी यहां से, तो आपके पास जो f की वैल्यू आई है वो आ गई है 100/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आपको पावर निकालनी है तो डायरेक्ट ही हो जाएगी भाई, तो पावर तो फिर P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 3/100। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, डायोप्टर। सेंटीमीटर में ले रखा भाई मैंने इसको, हाँ जी, तो प्लस में आएगी भाई इसकी वैल्यू, प्लस 3D हो जाएगा ये। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो फोकल लेंथ की वैल्यू आई है भाई, वो वैल्यू आई है आपके पास 100/3 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसको लिख लेंगे भाई 1/3 मीटर, और जो पावर आती है वो आती है 1/f यानी कि 3 डायोप्टर, ऐसे आ जाएगा, इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, ये है आपका हाइपरमेट्रोपिया केस। अब हम बात करते हैं अगले वाले केस की, जहां पे हमारा केस बनेगा मायोपिया का, मेट्रोपिया नहीं सॉरी मायोपिया भाई, वो हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया है भाई वो, और ये आएगा आपका नोट मेट्रोपिया मायोपिया सॉरी, ये फ्लो में लिख गया भाई मैं ये। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि। लो अब इसमें देखो, ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 2 सेंटीमीटर, यानी कि अब उसको 2 सेंटीमीटर से दूर वाली चीजें नहीं दिखती है। द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट, तो इस केस में हमारा ये मायोपिया बनेगा। और मायोपिया में मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा जो ऑब्जेक्ट रखना है भाई वो रखना है इन्फिनिटी पे, और उसकी इमेज कहाँ पे बना के देनी है भाई, आपको 2 सेंटीमीटर पे बना के देनी है। ये आपका कैसे बनेगा, और जिसको भाई मायोपिया की कंडीशन है पावर उसकी आती है नेगेटिव में, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपको सोल्व करना है यहाँ पे, तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, तो माइनस का 1/2 आ गया भाई आपका ये। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब 1/2 इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर हमें भाई इसकी क्या है, पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा 1/2, इसको लिख लेंगे हम, इसको डायरेक्ट पावर ही बना लो भाई, 0.5 डायोप्टर आ गया यहां से माइनस में, तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर आया है भाई, इस क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, ये हमारा मायोपिया का केस है। यू की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी लेनी है, वी की वैल्यू जो भी देगा वो आपको वैल्यू पुट करनी है भाई यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई। ये हमारा क्वेश्चन बना है भाई आपका टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जहां हमें उसकी निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू। यहां तक चीजें समझ में आ रही है भाई सभी को? फटाफट से मुझे एक बार रिस्पॉन्स कर दें कि सारी की सारी चीजें जो आपकी वहां पे क्लियरली एक्सप्लेनेशन में आ रही है भाई, कि किस तरीके से आपको कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे भाई। फटाफट से रिस्पॉन्स दे भाई मुझे। फटाफट से रिस्पॉन्स दे भाई, क्विक। चलिए जी, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई किसकी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रखी है भाई यहाँ पे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जैसे ही क्वेश्चन आएगा भाई, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है भाई, पहली बात आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जो आपकी दूरबीन होगी उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा और जिससे आप देखोगे भाई आई पीस वो आपका छोटा रहेगा। यानी कि जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव पीस की वो बड़ी होगी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस से। डायमीटर की भी बात करेंगे तो डायमीटर भी आपका यहाँ पे सेम कंसेप्ट रहेगा भाई। ठीक है, एक यहाँ पे पूछे जाती है बार बार लेंथ ऑफ ट्यूब, जो उन्होंने दे रखा है ट्यूब लेंथ। जो ट्यूब लेंथ होती है भाई वो क्या होती है, जो इसका फोकल लेंथ होता है भाई F0 और जो इसकी फोकल लेंथ होती है भाई यहां से यहां तक की, यानी कि दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है F0 प्लस FE, ये हमारी ट्यूब लेंथ होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, जो क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। एक, जब हमारी इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे, उसका फॉर्मूला होता है भाई FE अपॉन F0 अपॉन FE, और वो आता है भाई आपका 1 प्लस FE अपॉन D। जब हमारी इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे, और जब हमारी नॉर्मल विजन पे बनती है भाई इन्फिनिटी पे, उसका फॉर्मूला होता है F0 अपॉन FE। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। ट्यूब लेंथ दे रखी है आपको 105 सेंटीमीटर, यानी कि FE प्लस F0 ये आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू दे रखी है 24 नॉर्मल सेटिंग। नॉर्मल सेटिंग का मतलब है भाई आपको n इन्फिनिटी की वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट देखो इक्वेशन दे रखी है ट्यूब लेंथ L इज इक्वल टू 105 इज इक्वल टू F0 प्लस FE, ये दे रखा है। 20 इज इक्वल टू, ये आपको अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो FE प्लस, तो यहां से आप सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लो, F0 की वैल्यू निकाल लो भाई, वो आ गया 20 FE। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 105 इज इक्वल टू F0, F0 की वैल्यू है भाई आपके पास 20 FE प्लस FE, ये आ गया भाई आपके पास 21 FE। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितनी रहेगी भाई 105 डिवाइड बाई 21।
तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस वो क्या हो जाएगा भाई 20 FE यानी कि 20 इंटू में 5। ये आंसर आ गया भाई आपका यहाँ पे, दैट इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ये कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भाई ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 200 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस वो दे रखी है आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। क्लियरली बड़ा है भाई। द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या दे रखा है भाई, ये भी समझना है आपको। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हमारी कब होती है, जब हमारी जो इमेज है भाई वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन में बनेगी। ठीक है, ये आपको मानते हैं भाई, जो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होगी भाई टेलीस्कोप की वो कब होती है, जब आपकी इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का F0 अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो भाई। तो माइनस का 200 डिवाइड का 5 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 25, ये आपका आंसर बनेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, इसको सोल्व आउट कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया 40 1 प्लस 1/5, तो माइनस का 40 और माइनस का 8, तो माइनस का 48 आ जाएगा भाई यहाँ से इसका आंसर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगी हमारी वो कितनी होगी भाई, माइनस का 48। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो टेलीस्कोप में हमारे क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भाई मैंने आपको ऊपर समझा दिया है भाई। और अब आती है हमारा लास्ट जो कंसेप्ट है, वो आता है भाई आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ये भी आपको समझना जरूरी है भाई, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं भाई किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जिसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो छोटा होगा, और जहां से हम देखेंगे आईपीस ऑब्जेक्टिव, ठीक है ये होगा। तो फोकल लेंथ जो हमारी होगी ऑब्जेक्टिव की वो छोटी होगी और आईपीस की बड़ी होगी, उसके उल्टे में होगा भाई। यहां पे भी आपकी दो ही कंडीशन होगी, जब आपकी इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, छोटे वाले, इसकी वैल्यू होती है माइनस का V0 अपॉन U 1 प्लस D अपॉन FE। ठीक है, और एक हमारी इमेज बनती है भाई इन्फिनिटी पे, उसकी वैल्यू आती है माइनस का V0 अपॉन U D डिवाइड बाई FE। अब कभी कभार जो यहाँ पे लेंथ लेते हैं भाई, यानी कि जब हम लोग U को नियरली प्लेस करते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के, तो उस केस में जो आपकी इमेज बनती है वो नियरली लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब क्या है भाई, इसकी जो फोकल लेंथ है और इसकी जो फोकल लेंथ है भाई, ट्यूब ऑफ लेंथ। ठीक है, तो लेंथ हमारी क्या होगी यहाँ पे F0 प्लस FE, उसके बराबर होती है। इसलिए कभी कभार ये फॉर्मूले आपको ऐसे भी मिलेंगे, L अपॉन U0 जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है वहां पे आ जाएगा दिस 1 प्लस D अपॉन FE, और ये आपका बनेगा माइनस का L अपॉन F0 D अपॉन FE। ये आपको दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं भाई। ठीक है, ये नॉर्मल विजन के लिए है और ये आपका है भाई मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और इसको देखेंगे भाई क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखी है इन्होंने 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दी आईपीस की 5 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, इमेज यानी कि वैल्यू दे रखी है भाई V0 की, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की आपको वैल्यू बतानी है कितनी होगी। यानी कि अब इन्होंने नॉर्मल कंडीशन नहीं दे रखी भाई, तो आपको जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है भाई, इसमें जो ये वाला आपका फॉर्मूला है भाई, कौन सा, ये वाला इक्वेशन नंबर जो 1 है आपकी, ये वाला लगेगा भाई, नॉर्मल विजन वाला नहीं लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई
मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि जो m की वैल्यू दे रखी है भाई, MD के केस में वो 30 दे रखी है, ठीक है। आपको और क्या दे रखा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, आई पीस की जो फोकल लेंथ है भाई FE, वो वैल्यू आपको 5 दे रखी है। D हमारे पास होती है 25, ठीक है। और मैग्निफिकेशन पूछी है भाई, यानी कि आपको m नोट की वैल्यू निकालनी है भाई। यहाँ पे m नोट का मतलब है भाई V नोट अपॉन U नोट, यानी कि जो हम लोग अभी ऊपर फॉर्मूला लिख के आए हैं ना, ये माइनस का V नोट अपॉन U नोट, इसमें m भी लिख सकते हो भाई आप। तो यानी कि ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये MD इज इक्वल टू माइनस का V नोट अपॉन U नोट 1 प्लस D बाई FE, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, यहाँ पे m इज इक्वल टू m नोट 1 प्लस D अपॉन FE। अब आपको ये तो दे देगी 30, m नोट की वैल्यू निकालनी है 1 प्लस 25 डिवाइड बाई 5, इसको सोल्व आउट करोगे तो 5, तो m नोट की वैल्यू क्या आ गई भाई 30/6, 5 आ गया भाई इसका आंसर, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन आई है हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की, वो कितनी है 5। तो भाई हर एक कंसेप्ट से हम लोगों ने यहाँ पे क्या है क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश की है। थ्योरी भी भाई मैंने आपको हर एक टॉपिक की यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ठीक है। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर डालूंगा भाई। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है भाई? आई थिंक ये तो चीज समझ में आ गई होगी भाई आपको, जो इन्होंने दे रखा है। कभी कभार हम लोग क्या भाई मैग्नीट्यूड की वैल्यू ले लेते हैं भाई। अब जैसे इसमें केस में देखो आप, इस केस में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे मैंने प्लस वैल्यू ले रखी है, यानी कि हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं भाई। सिर्फ प्लस माइनस का मतलब होता है रुचि का कि भाई डायरेक्शन के केस में रहता है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। जहां पे माइनस की जरूरत थी, देखो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे माइनस का 48, ठीक है। आई होप सो समझ में आई होगी भाई ये चीजें। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी, यहां पे बताइए क्या पूछा है। एफ नोट और एफ ई की वैल्यू बोल रहे हो क्या आप? देखो एफ नोट और एफ ई की वैल्यू तो हम डायरेक्ट जो दे रखी है वो तो फॉर्मूले में माइनस है भाई, इसलिए हम लोग ऊपर यूज किया भाई हम लोगों ने वो चीज, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन जरूर डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपने वो चीजें ट्राई की भाई तो श्योरली भाई आपके वो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई चीज फटाफट से पूछनी तो पूछ लीजिए भाई, क्विक। उसके बाद फिर हम क्लास को एंड अप करेंगे। ठीक है जी, ओके। ये जो प्रैक्टिस की PDF है वो मैं इस क्लास की के साथ डाल दूंगा भाई, ठीक है। चलिए जी, ओके, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।